देखिए किसान भाइयों, मैंने आपको अंदर खेती बताई। खेती क्या है? खेती में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, हजारों की संख्या में टेक्नोलॉजी हैं। और उन सारी टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करते 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 हम उन सब की बात मानते मानते यहाँ आ गए कि हम कर्जदार हो गए। खेती का मतलब होता है जमीन और जमीन में फसल उगाने का तरीका। अब मैं आपको इसलिए लाया हूं कि आप देखिए कि जमीन ये जितनी खूबसूरत होगी, जमीन की खूबसूरती का मतलब क्या होता है कि जमीन में जितना ज़्यादा कार्बन होगा। मैंने अंदर बोला कि शिव सांवले क्यों हैं, शिव सांवले क्यों हैं? किसी ने शिव को तो देखा नहीं, और हम कहते हैं कि शिव माने ये धरती, शिव माने धरती। इस धरती को कहते हैं आदि पिता सदा शिव। समुद्र मंथन के बाद एक विष निकला, सबसे पहले उसकी चर्चा हुई कि भाई ये विष निकला, विष का क्या किया जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, राक्षस भी परेशान, देवता भी परेशान कि अरे साहब विष निकला, इसका क्या करें। और विष तो मनुष्य निकालते ही है। इस संसार में मनुष्य खाएगा, हगेगा, पशु खाएगा, गोबर करेगा, कुछ चीज़ें सड़ेंगी, गलेंगी, ये सब क्या है? विष। किसका भोजन है? शिव का। अब अगर ये सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ जितना भी है मैं धरती में लौटाने का उपक्रम शुरू कर दूं कि जितना भी माल मुझको धरती माँ से मिला है वो धरती में वापस करूं, तो ये बाग बगीचों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र। पशुओं का मलमूत्र काला तो नहीं होता, हरे रंग का होता है। बाग बगीचों की पत्तियां पीले रंग की होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं। फसलों के अवशेष सफ़ेद पीले होते हैं। लेकिन जब ये पानी के टच में आते हैं, बारिश होती है, तो ये सब काले हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखिए नीचे, ये सब कुछ, ये अभी आज के 2 महीना पहले पत्तियां सब सफ़ेद सफ़ेद हरी हरी थी, अब ये सब काली हो गई। आपको ये ज़मीन काली काली दिखती है। तो धरती का काला होना, अभी क्या हुआ, यूरिया डीएपी पोटाश डाल डाल के धरती को हमने सफ़ेद कर दिया। आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं ज़मीनें बिल्कुल वाइट कलर की हो गई। तो शिव को तो श्यामला होना चाहिए, और शिव को हमने सफ़ेद बना दिया। अब जब सफ़ेद बन गए शिव, तो हमारे सामने अनेक समस्याएं। अब मैंने अंदर बोला कि आपने कोई फसल बोई, फसल बढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जमीन में जीवांश नहीं है। जमीन में जीवांश कैसे बनता है? तो देखना आप, कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी हमारा मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, ये सब क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। जब ये जमीन में आते हैं, बारिश होती है, नमी के साथ रहते हैं, मिलते हैं, तो ये काले रंग के हो जाते हैं। तो जब काला हो गया कार्बनिक पदार्थ, तो उसको कहते हैं कार्बन। अब कल मैंने जीवामृत बताया, अगर जमीन में कार्बन हो गया और जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार डाले हैं, तो अब जीवांश नहीं बनेगा। कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ है, खूब है, लेकिन वो जीवांश नहीं बनेगा। क्योंकि जीवांश कैसे बनेगा? जब इस कार्बन को खाने वाले जीव वहाँ मौजूद होंगे। तो जीवामृत आजकल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ज़मीन में हमने पेस्टिसाइड डाल करके जीवाणुओं को मारा है। तो जिनको मारा था, भूल सुधार रहा हूँ कि भाई जिनको जिनको मैंने मारा था, जंगल से मिट्टी ला करके या चिरगांव से, हमारे यहाँ से जीवामृत ले जा करके आपने जीवामृत बनाया और ज़मीन में डाला। तो अब जो कार्बन बन चुका था, कार्बन को खाएंगे जीवाणु। और जीवाणुओं की ज़िंदगी कितनी है?
किसी की 10 घंटा, किसी की 12 घंटा, किसी की 20 घंटा, किसी की 2 घंटा, किसी की 6 घंटा। खाते हैं मरते हैं, खाते हैं मरते हैं, खाते हैं मरते हैं। जो मर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जीवांश। आपने मिट्टी की जांच कराई होगी, उसमें एक मुख्य चीज होता है जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन यानी कि हमने अभी बताया कार्बन जमीन में, तो कार्बन कितना है? और कार्बन में जब जीवाणु होंगे तो खाएंगे मरेंगे, तो जीवांश। तो देखना आप, ये अमरूद के पेड़ हैं। अमरूद का पेड़ जमीन से, अब जैसे ये पेड़ कहीं जा सकता है, कल्पना करना कि एक जंगल में पेड़ जमा है, जंगल में पेड़ जमा है। आप तो अपने खेत में यूरिया डीएपी पोटाश देते हो, और जंगल में जो पेड़ जमे हैं, जंगल में जो घासें जमी हैं, उनको कौन यूरिया डीएपी पोटाश देता है? कोई देता है? उनको कौन पानी लगाता है? आप इस बगीचे में हो, ये भी एक जंगल है, ये भी एक जंगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 50 साल से कभी किसी ने यूरिया डीएपी पोटाश फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड दिया ही नहीं। आप इस पूरे जंगल को घूम सकते हो और आप बताना कि साहब यहाँ कोई बीमारी लगी हो, पत्ती को कीड़ा खा रहा हो, पत्ती में कोई बीमारी लगी हो, या पौधे को कोई पोषण की कमी हो, कुछ नहीं। सब कुदरत करती है, ठीक है ना। तो जमीन जैसी हो, यानी जमीन में जीवांश जैसा हो, उसी के अनुसार मुझे फसल बोनी है। तो खेती में मैंने बताया, खेती का मैनेजमेंट है कि भूमि एवं फसलों का मैनेजमेंट। अब भूमि में जीवांश की कमी है और आपने गन्ना बोया है। अब लोग कह रहे हैं नेचुरल फार्मिंग करो, नेचुरल गन्ना करो। तो जब जमीन में ताकत नहीं है तो गेहूं, धान, गन्ना नेचुरल कैसे होगा? नेचुरल का मतलब है कि जमीन की जितनी सामर्थ्य थी उस हिसाब से फसल बोना। अगर जीवांश कार्बन 0.3 था तो हमें उर्द, मूंग, मसूर, अलसी बोनी। जीवांश कार्बन 4-5 था तो हमको ज्वार, बाजरा, मक्का और उस फसल में मटर और चना बोना था। अगर जीवांश कार्बन 0.8, 0.9 था तो फिर मुझे इस फसल में धान, उस फसल में गेहूं बोना था। अभी क्या है, देश की 90% जमीनें, 90% जमीनों में जीवांश कार्बन लगभग 0.3, 0.2, 0.4 के आसपास ही है। मात्र 10% जमीनों में 9% जमीनें ऐसी हैं जिनमें जीवांश कार्बन 0.5 के ऊपर है। यानी कि हेल्दी सॉइल जिसमें 1% ऑर्गेनिक कार्बन हो, ऐसी देश में सॉइल मात्र 0.9%। यानी 1% मिट्टी भी, हकीकत में 1% मिट्टियां भी हमारे देश में धान, गन्ना, गेहूं के लायक बची नहीं। हम जबरदस्ती कर रहे हैं। माँ की सामर्थ्य नहीं बची कि गेहूं, धान, गन्ना करो, लेकिन हम कर रहे हैं। अब जब हम कर रहे हैं तो हमको फिर क्या तकलीफ है? गन्ना बढ़ नहीं रहा, गेहूं बढ़ नहीं रहा, धान बढ़ नहीं रहा, तो यूरिया लाओ, डीएपी लाओ, पोटाश लाओ। फिर बीमारी लग गई तो फंजीसाइड लाओ। हमने अंदर एक बात बोली कि किसान भटक गया कि किसान को भटका दिया गया? बोलो, किसान को किसने भटकाया? सरकार, कंपनियों ने जिनको फर्टिलाइजर बेचने थे, जिनको पेस्टिसाइड बेचने थे, जिनको बोरिंग का सामान बेचना था, तो उन्होंने भटका दिया। आज देश में जो मैंने बोला कि जमीन की फर्टिलिटी को ध्यान में रख करके फसल बोना, ये बात कोई वैज्ञानिक नहीं कहता। क्या कहते हैं? केले की खेती करो, उसमें लखपति बनोगे, हैं? अंगूर की खेती करो, बगीचे की खेती करो, सब्जियों की खेती करो। क्यों? क्योंकि उनको प्लांटिंग मटेरियल यानी सीड बेचना है, पैसा बीज बेच के, उन्नतशील बीज बेच के पैसा कमाना है।
अब जमीन तो उन्नतशील है नहीं। जैसे मैंने अंदर बोला कि एक किसान, आज आप बांदा के और महाराष्ट्र के और एमपी के किसान हैं, ठीक है ना। इस जमीन, हर किसान गेहूं बोएगा अभी रबी में, हर किसान गेहूं बोएगा। और बाजार से बीज लाओगे कैसा साहब, कौन सा बीज अच्छा आया जिसकी 70 कुंटल पैदावार हो। सारे देश के किसान 70 कुंटल 60 कुंटल 65 कुंटल वाला बीज लाते हैं, महंगा महंगा लाते हैं कि नहीं लाते। लेकिन उनका अपना निजी तजुर्बा है। वो 60 कुंटल वाला लाए चाहे 70 कुंटल वाला लाए, उनके खेत में होता 30 कुंटल ही है। और ऐसा कई साल से हो रहा है, लेकिन हमको समझ में, अब उन्होंने कहा अच्छा बीज बोगे तो अच्छी पैदावार होगी, तो आपने अच्छा बीज ले लिया, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं होगी। मैं कहता हूं जिस जमीन में जीवांश कार्बन 0.3% है, दुनिया में कोई सुरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ कि वहां 60 कुंटल गेहूं पैदा करके दिखाए। जिस जमीन में जीवांश कार्बन नहीं है, कम है, वहां गेहूं की, धान की और गन्ने की वो उत्पादन नहीं मिल सकता जो वैरायटी आप ला रहे हो। अब लोगों को क्या चाहिए कि ऐसी दशा में किसान भटकेगा। कहाँ जाएगा भटक करके? जाएगा फर्टिलाइजर बेचने वालों की दुकानों में, पेस्टिसाइड बेचने वालों की दुकानों में। बाबूजी मेरी फसल बढ़ नहीं रही, बाबूजी मेरी फसल में रोग लगा है, बाबूजी मेरी फसल में कीड़ा लगा है। वो कहेगा ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, और आप खूब कर लेना प्रयास, आपको परिणाम नहीं मिलता। और जेब का पैसा बाजार में चला गया। बाजार से निवेश लाए थे और पैसा बाजार में चला गया। जो कुछ गेहूं, धान, चना, मटर बेचा था, सब पैसा वापस बाजार में। अब कहते हैं तुम्हारे पास पैसे कम है क्या? बोले हाँ साहब, अब तो खेती बड़ा मुश्किल हो गई, अब बीज लेने के लिए, खाद लेने के पैसे नहीं। तो बोले लोन ले लो हमसे। अभी जुआ के फड़ पर आपको बिठा दिया, फिर जुआ खेलते खेलते पूरे पैसे खत्म हो गए, तो कहा लोन लेके जुआ खेलो। तो सबके केसीसी बन गए। ले लो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसी जिसकी जमीन है, लिमिट बना दी। आप 1.5 लाख रुपया बैंक से किसी भी वक्त निकाल सकते हो। बैंक से पैसा निकालो, इंजन खरीदो, पेस्टिसाइड खरीदो, फर्टिलाइजर खरीदो। यानी कि उद्योगपतियों का धंधा चलता रहना चाहिए। तुम्हारा धंधा बंद होता हो तो बंद हो जाए। मैं देश के किसानों से कहता हूं, 14 करोड़ किसान हैं, कि भाई मेरे, खेती का पूरा दारोमदार धरती माँ की फर्टिलिटी पर है। धरती जितनी, ये शिव बाबा हैं, शिव को जितना विष पिलाओगे उतना अमृत ले लेना। पिलाओ, आपको चैलेंज है। शिव को जितना ज्यादा, इस जमीन को जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ दोगे उतनी बम्पर पैदावार होगी। जैसे मैंने अभी कहा, अगर इस जमीन में, जैसे ये जो खेत है जो मेरा आज खड़ा है, इसके अमरूद का बगीचा अगर कटवा दूं, अमरूद का बाग खत्म कर दूं, और इस रबी में मैं गेहूं बोऊं, 70 कुंटल पैदावार मिलेगी बिना फर्टिलाइजर के, बिना पानी के। 1-2 साल तक क्यों मिलेगी? लगातार नहीं होगी। लगातार मिलेगी। कैसे मिलेगी? अगर फिर हमने गेहूं का भूसा जलाने लगे, नहीं सुनना, जहां से जो लिया है वहां उसको वापस कर दो। तो आप निरंतर लेते रहे। ऐसे समझना कि 50 साल पहले से, जब से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का युग आया, मानव सभ्यता क्या 50 साल पहले से है धरती पर? अनादिकाल से है। पहले लोगों का पेट कैसे भरता था? रुक जाना। कई लोग मेरी इस बात पर शंका करते हैं कि सचान साहब, आप जो कह रहे हो कि पहले लोग खेती कैसे करते थे जब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं थे, तो सचान साहब आपको एक चीज बता दूं, तब देश भूखों मरता था। लेकिन ये इतिहास कब का है? 1950-60 का और 17वीं शताब्दी का। 17वीं शताब्दी में हमारा देश दुनिया भर को खाद्यान्न
निर्यात करता था और बदले में सोना चांदी लाता था। तब सब घरों में सोने चांदी के भंडार थे और गाना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा वो भारत देश है। वो सोना चांदी कब बिक गया और कब आप कर्जदार हो गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप सो रहे हैं। किसान का धर्म है कि खेती को जाने, खेती को समझे और खेती को खुद के भरोसे करे, खुद के दिमाग से करे, खुद के श्रम से करे। मेरा बचपना, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, 10, 12, 13, 15 साल की उम्र तक में मैंने देखा है, रबी में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बोया जाता था। सिंचाई का कोई साधन नहीं था और बम्पर फसल होती थी। ना सिंचाई की पलेवा की जरूरत थी, ना सिंचाई की जरूरत थी, ना फर्टिलाइजर की जरूरत थी, ना कोई बीमारी लगती थी, ना कोई कीड़ा लगता था। खरपतवार होते थे जो निराई गुड़ाई करके निकाल दिए जाते थे, या पशुओं को, पशुपालन खूब था। अब पशु तो किसान ने बेच दिए। अब गांव में क्या है, 100 किसानों में 70 किसानों के पास कोई पशु नहीं है, और जिनके पास पशु नहीं है उन्हीं के पास जमीनें ज्यादा हैं। जिन्होंने पशुपालन किया वो तो भूसा खरीदते हैं। जो किसानों के पास खूब जमीन है, खूब भूसा है, वो भूसे में आग लगाता है, और जिस किसान के पास पशु हैं वो भूसा 1800 रुपए क्विंटल में खरीदता है। हालात ये, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को लिंक करना। जैसे जिस किसान के पास भूसा बहुत है उसको पशु पालना चाहिए, तो वो तो पशु पालता नहीं, ट्रैक्टर से खेती करता है। खुद के ट्रैक्टर से करे या किराए के ट्रैक्टर से करे, फिर हार्वेस्टर से कटाता है और माचिस की तिल्ली। अब ये कार्बनिक पदार्थ में जब आप माचिस की तिल्ली लगाएंगे तो यूरिया डीएपी के भरोसे तो खेती करनी पड़ेगी। आप एक चीज समझिए, मैं एक और चीज कह रहा हूं। हम खेती क्यों करते हैं? खेती क्यों करते हैं? क्यों का क्या प्रश्न है, उत्तर है, क्यों का उत्तर है क्योंकि हमको भूख मिटानी है। हमको शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसलिए खेती की जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी वृक्षों से, शुद्ध पानी मिलेगा जब बरसात का पानी खेत में रुकेगा और रिचार्ज होके कुएं में जाएगा, और शुद्ध भोजन मिलेगा जब जमीन में कार्बन और जीवाणु होंगे। अब वृक्ष नहीं है तो गर्मी में अप्रैल मई जून के महीने में क्या है, इस महीने में तो चलो बरसात में और रबी में तो फसलें बोई हैं, वो भी ऑक्सीजन निकालती हैं, लेकिन गर्मियों में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो गर्मियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बारिश का पानी रोका नहीं, 280 फुट से पानी निकाल के पिएंगे तो हैवी मेटल्स हैं। जमीन में कार्बन देंगे नहीं, यूरिया डीएपी देंगे तो उसमें जहर है। तो पहला सुख निरोगी काया। खेती इसलिए करते थे कि अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, मैं प्रसन्न रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा मन स्वस्थ हो, मेरे ऊपर कोई दबाव ना हो, मेरे घर में कोई बीमारियां ना हो। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने जमीन को बीमार कर दिया, कार्बन ना डाल करके, मेड़ काट करके, पेड़ काट करके। मित्र एक चीज ध्यान रखना, हमारा पिता शिव है, ये जमीन है। सारे जीव जगत का पिता कौन है? ये शिव भगवान है। शिव के एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है। अगर शिव हमसे प्रसन्न है, ये धरती माँ हमसे प्रसन्न है, तो क्या करेंगे शिव भगवान? डमरू बजाएंगे। और अगर हमसे नाराज हैं तो त्रिशूल लेके तांडव नृत्य करेंगे। अब तांडव नृत्य तो शिव ने शुरू कर दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है? चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ दुख ही दुख है। 22 साल का लड़का बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट अटैक हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं।
ये जो मारामारी का खेल है क्यों है? ये शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। एक ही चीज है, एक है साधे सब सदै सब साधे सब। अगर मैंने धरती माता को, इसको अगर माँ मानते हैं, जिसकी माँ स्वस्थ है उसके बच्चे, जिसकी माँ प्रसन्न है उसके बच्चे, और जिसकी माँ दुखी है, जिसकी माँ अस्वस्थ है। मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूँ गांव में, आप लोग अनुभव करना, कि एक महिला आई है शादी होकर के इसी साल आपके गांव में। दो महिलाएं आई हैं, एक महिला अच्छे घर में, एक महिला खराब घर में, दोनों बहुएं हैं। एक का पति दारू पीता है, पागल टाइप का है, उसके घर वाले भी पागल टाइप के हैं। वो महिला गर्भवती हो गई, उसके साथ मारपीट होती है, उसको ताने मारे जाते हैं, उसको जैसा भोजन चाहिए वैसा भोजन नहीं मिलता है। अब वो गर्भवती है और 9 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दे दिया। अब ये बच्चा रोता है, बिलखता है, बीमार है। अब देखना, उस घर के, उस बहू के सास ससुर और वो पति, तीनों आदमी वो बच्चे को लेकर के वो जाके यहाँ जोशी के यहाँ, मौलवी के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? घूम रहे हैं ना। ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, ये मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। इनको ये पता नहीं है बच्चा अभी माँ के आंचल का दूध पीता है, उस माँ को हंसा दो, बच्चा अभी ठीक हो जाएगा। बोलो, जिस माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा था तब उसको भोजन नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, और अब बच्चा बाहर आ चुका है तब भी तुम उसको प्यार दुलार नहीं दे रहे हो, भोजन नहीं दे रहे हो, और बच्चे को सोचते हुए स्वस्थ हो जाएगा। दुनिया में कोई माई या लाल पैदा नहीं हुआ जो बीमार और दुखी माँ के बच्चे को हेल्दी बना सके। ठीक वही मैं कह रहा हूं कि धरती माता, हम लोग किसका दूध पीते? अब बड़े हो गए तो धरती माँ का दूध पी रहे हैं, चाहे अनाज खाएं, रोटी खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी खाएं, धरती से आ रही है। अब धरती माँ के साथ, धरती माँ को हम लोगों ने दुखी कर रखा है, इसको गाली दे रहे हैं, इसके साथ दुराचार व्यभिचार कर रहे हैं। 3 टन का ट्रैक्टर चला रहे हैं, यूरिया डीएपी फेंक रहे हैं, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो माँ बीमार है, दुखी है। अब दुनिया में लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोल के, एम्स खोल के मैं मनुष्य को स्वस्थ करूंगा। अब ये मेंटली हैंडीकैप्ड है कि नहीं? सारी व्यवस्था जो मेडिकल कॉलेज खोल करके, एम्स खोल करके मनुष्य को स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, वो सारे लोग मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। मुद्दा है मित्र, मां सही हो जाए ना तो हमारे जीवन की हर मुश्किल का समाधान मिल जाएगा। समस्या कहीं नहीं है संसार में, समस्या है मेरी सोच में। और मेरी सोच में सोच क्या है? सोच है कागज का नोट। आज नीचे से लेकर के ऊपर तक के हर व्यक्ति को कागज का नोट चाहिए, एनी हाउ, कैसे भी मिले। आदमी को मार करके मिले, किडनी निकाल करके मिले, शिक्षा का प्रलोभन दे करके मिले, नौकरी का प्रलोभन दे करके मिले, उत्पादन बढ़ाने का प्रलोभन दे करके मिले, सबको पैसा चाहिए। तो रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही। तो आप लोगों को क्या करना है? मैं कल और आज जो बताया हूं, एक ही चीज है कि अपनी जमीन को, जो जिस जमीन के आप मालिक हैं, उस जमीन को जितना खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। अगर कर्ज से मुक्ति पानी है, अगर बीमारी से मुक्ति पानी है, अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है, और अगर तय कर रखा है कि हमको क्या लेना देना, बच्चे जैसा मरें और जिएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संतानें यहां सुखपूर्वक जीवन जिएं, तो पंच महाभूत यानी भगवान, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का वास हमेशा वृक्षों में देखिए, विष्णु का वास हमेशा पानी में देखिए, धरती में शिव नजर आना चाहिए।
हमने धरती के ऊपर जंगल लगा दिया, वर्षा का पानी बचा लिया, यानी विष्णु भगवान को बचा लिया, और धरती में कार्बनिक पदार्थ लौटा दिए, तो हमारी रक्षा ये तीनों देवता कर लेंगे। लेकिन मैंने वर्षा का पानी बह जाने दिया, खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए, धरती में कचरा जो जाना चाहिए उसको आग लगा दिया, तो हमारी रक्षा नहीं। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कर्ता केवल एक ही है, विधाता भगवान परमात्मा, और ये परमात्मा की ही व्यवस्था है। जैसे मैं कई बार बोलते बोलते ऐसा बोल जाता हूँ कि भगवान और भगवान की व्यवस्था, भगवान सत्य है, पंचमहाभूत सत्य है, पंचमहाभूत के साथ द्वारा रची गई रचनाएं यानी जीव जगत और वनस्पति जगत ये सनातन है। और धर्म मेरा क्या है कि सत्य और सनातन को जिंदा रखना, सत्य और सनातन को खराब नहीं करना, उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये जो सोच है यही धर्म है, यही कर्म है, यही ज्ञान है। और अगर मैं धरती की रक्षा नहीं कर पाया, जंगल की रक्षा नहीं कर पाया, पानी की रक्षा नहीं कर पाया, तो क्या किया? मैंने कुकर्म किया, मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया। अब जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। और ये कर्म सारे लोग कर रहे हैं कमोबेश। हमारी नीतियां, हमारे टेक्नोक्रेट, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारा किसान, पूरा का पूरा सिस्टम, सबका देवता कागज का नोट, सबका धर्म कागज का नोट, सबका सत्य कागज का नोट, सबका सनातन कागज का नोट। कागज का नोट मिल जाए सब सही। सब सही है। कथा सुनाने वाले नहीं लेते हैं 11 लाख, बोलो। भगवान की कथा सुनाने वाला व्यक्ति 11 लाख लेता है, भगवत कथा सुनाने वाला 51 लाख लेता है। क्या? धर्म नहीं धंधा है, धर्म नहीं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि सत्य पर असत्य की चादर डाली है। किसने? धर्म गुरुओं ने सत्य, सनातन और धर्म जो है उसके ऊपर एक चादर डाल दी झूठ की, और उसी पे लिख दिया संसार का सत्य ये। कितने सफेद चादर पर लिख दिया संसार का सत्य यही है, सत्य को ढक दिया। ऐसे एग्रीकल्चर में है, कृषि के सत्य पर ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नामक झूठ की चादर डाल दी गई। बोले खेती का सत्य यही है कि फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, खेती का सत्य यही है कि पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, खेती का सत्य यही है कि बोरिंग करानी पड़ेगी। नहीं, इस मां को पानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे इसमें 1% जीवांश कार्बन होगा, जंगल होगा। मैंने अभी बोला जंगल में कोई पानी लगाता है क्या? पानी कहाँ से आता है? धरती में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक इतनी बढ़ जाती है, जो मैंने 50 साल पहले बोला कि 50 साल पहले चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बिना पलेवा के बोया जाता था और बिना सिंचाई के काटा जाता था। बिना पलेवा उगता ही नहीं है वैसे। क्यों उगता नहीं है? इस धरती की ऐसी तैसी की ना हमने। जब उगता था तब इस धरती में जीवांश कार्बन 0.6% था, जो आज 0.3, मतलब धरती की ताकत को मैंने आधा कर दिया। अब कैसे उगेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं। जल धारण क्षमता, जमीन में जल धारण क्षमता 0 हो गई, तो पानी लगाना पड़ता है। पहले किसी जमाने में वैज्ञानिक कहते थे गेहूं को 5 पानी देने चाहिए। जब 5 पानी देने चाहिए, जब 3 पानी में गेहूं हो जाता था। आज वैज्ञानिकों ने कहा गेहूं को 6 पानी देने चाहिए, और जब 6 पानी देने की बात करते हैं तो 7 पानी लगते हैं। किसी जमाने में गेहूं 2 पानी में, 3 पानी में हो जाता था। आज गेहूं बगैर 5 पानी के। क्यों? क्योंकि जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई? ये आधुनिक कृषि तकनीकियां जितनी भी हैं, ये सब धरती को मार देना चाहती हैं। अब हमारी इस बात पर तो हमारे कितने लोग विरोधी हो गए कि ऐसा सत्य बोल रहा है। अगर किसान जागरूक हो गए तो मेरा फर्टिलाइजर बिकना बंद हो जाएगा, तो मेरा पेस्टिसाइड बिकना बंद हो जाएगा, मेरे बोरिंग के आइटम बिकने बंद हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर किसान देश का 2 साल चाले, 2 साल सिर्फ,
तो सबकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। लेकिन किसान चाहेगा नहीं, क्योंकि कागज का नोट उसको भी चाहिए। कमी केवल वहाँ को थोड़ी, कमी तो हमारे अंदर भी है। क्या हम भी तो लालच में डूबे हैं? तो बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी, लालच बुरी बुरी बला का मतलब क्या होता है? हाय लगेगी, हाय। किसकी हाय लगेगी? धरती की हाय लगेगी, धरती माँ की हाय लगेगी, शिव की हाय लगेगी। पेड़ काट दिए तो ब्रह्मा की हाय लगेगी, वर्षा का पानी नहीं बचाए तो विष्णु की हाय लगेगी। अब विनोद कुमार सचान किसी को श्राप दे दें तो जरूरी नहीं वो श्राप लगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अगर किसी को श्राप देंगे तो श्राप लगेगा। इसलिए प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को समृद्धशाली बनाना। उसमें चुटकुले नहीं है। गौमूत्र का स्प्रे कर दो, हींग का स्प्रे कर दो, फिटकरी का स्प्रे कर दो, मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल दो फिर स्प्रे कर दो। ये क्या है यार, जादू टोना गुड्डे गुड़िया का खेल? इससे कुछ नहीं होगा। मैंने फिर बोला, जंगल में हींग का स्प्रे करने कौन गया है? जंगल में इस जमीन, जैसे मैंने बोला जंगल, हमारी इस मिट्टी में अगर जीवांश कार्बन की टेस्टिंग कराएंगे ना तो 2% निकलेगी, 2% से भी ज्यादा है क्या? और देखिए अमरूद का पेड़ है और कहीं कोई बीमारी नहीं लगती। इस सीजन में जरूर फल में सड़न होती ही है, अन्यथा भी ठंड का जब फल आएगा खूब बेहतरीन फल लगता है। कोई टेंशन नहीं है, ना कोई पानी, ना कुछ ना फर्टिलाइजर, और ना कोई यहाँ दवा डालनी है, ना कोई अमरूद सड़ेगा, अच्छा अमरूद होगा। क्यों? यहाँ भगवान की व्यवस्था जिंदा है। हम लोगों ने अपने अपने खेतों में भगवान की व्यवस्था को नष्ट किया है। तो एक चीज ध्यान रखना, सूत्र है, भगवान और भगवान की व्यवस्था में ही जीवन खोजो। भगवान और भगवान की व्यवस्था में ही खुशियां हैं। भौतिक संसाधनों में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में केवल दुख ही दुख हैं, खुशियां। नमस्कार।